Hello dear students, welcome back in my class. मैं धीरेंद्र सर आज क्लास 11 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट्स बात लेकर आपके बीच उपस्थित हूं। तो 11 क्लास के मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमने आप लोगों की अंग्रेजी फ्रॉम जीरो लेवल स्टार्ट किया है। मैंने वहां से अंग्रेजी स्टार्ट की है जिसके नीचे कुछ होता नहीं है, जिसके नीचे केवल एबीसीडी होता है। और अभी तक हम जो आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड किए हैं उसमें मैंने आप लोगों को इज़ेमार फैमिली, हैज़ेब फैमिली की चर्चा किया है और उसके साथ देयर का प्रयोग भी बताया है। चलिए अब मैं आप लोगों को तीनों मिलाकर के एक वीडियो बना करके आपके अंदर जो कंफ्यूजन है या कोई डाउट्स है उसको हम क्लियर करने का प्रयास करते हैं। और 11 के बहुत सारे विद्यार्थी प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। थोड़ी बहुत गलतियां होती है, होने दीजिए, डोंट वरी, बट आप बनाते रहिए। आप मुझसे जुड़े हैं, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, मैं आपको अंग्रेजी 11 में पूरी तरह से सिखाऊंगा। तो चलिए पहले आप ये दोनों के डिफरेंस को समझिए। इस दोनों के डिफरेंस का भी वीडियो एक मैंने आप लोगों को भेजा था, और जो विद्यार्थी अभी तक मेरे मेन व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़ पाए हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए एक स्पेशल मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है 11 क्लास का, लड़कियों का अलग लड़कों का अलग, वे कृपया जिन्होंने एडमिशन ले लिया है अपने रिसिप्ट इस मोबाइल नंबर पर 9431370412 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप मुझे अपने रिसिप्ट का फोटो खींचकर भेज दें, मैं आपको स्पेशल ग्रुप में जोड़ दूंगा। तो मुझे लगता है कि ये जो दोनों फैमिली, पहले आप समझिए फैमिली क्या है। आपको समझाने के लिए मैंने फैमिली वर्ड का प्रयोग किया है, और आप ये जान लें अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए इन दोनों के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया है कि आधा से अधिक अंग्रेजी केवल ये दो फैमिली पर निर्भर है। दो फैमिली का मतलब आप ये जान लें कि प्रेजेंट टेंस में, पहले मैं आपको अपने पढ़ाने के तरीके के बारे में बताऊं। आप लोगों को पता है कि मैं दो प्रकार से आपको पढ़ाता हूं। एक मेथड होता है टेंस और दूसरा होता है सेंटेंस। हर वाक्य को मैं 3 टेंस में पढ़ाता हूं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और सारे टेंस को 6 प्रकार के सेंटेंस में मैं पढ़ाता हूं। और ये जो सेंटेंस है, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव और क्वेश्चन, आप बिल्कुल इनके फॉर्मूले से परिचित हो लें और इसको आत्मसात कर लें। क्योंकि कोई भी वाक्य जब आप बनाते हो और अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आराम से आप फॉर्मूला वाइज उस सेंटेंस को सेट कर सकते हो। आपको पता है कि क्वेश्चन प्लस नेगेटिव यानी 6 वाक्य पर डिस्कशन मैंने आप लोगों के साथ किया है। मैं चाहूंगा इसको आप बिल्कुल कंठस्थ रखें। अब चलिए, तो 6 सेंटेंस 3 टेंस, मतलब एक वाक्य को मैं 18 प्रकार से आपको बताता हूं। यह बिल्कुल आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फैमिली की अगर मैं बात करूं तो प्रेजेंट टेंस में अगर कहीं भी इज एम आर लगे
तो उसके पास्ट और फ्यूचर को आपको सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास्ट में वाज वेयर लगेगा, उसके फ्यूचर में सेल विल भी लगेगा। उसी प्रकार जहां भी हैज हैव लगे उसके पास्ट में हैड लगेगा, उसके फ्यूचर में सेल हैव और विल हैव लगेगा। ध्यान रखिएगा, मैं अभी आप लोगों को वैसे वाक्य को पढ़ा रहा हूं जिसमें कोई क्रिया नहीं है, बिना क्रिया वाले वाक्य। और बिना क्रिया वाले वाक्य में ये 3 पार्ट्स आएगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट। और दोनों में डिफरेंस क्या बताए थे? कोई भी वाक्य यदि आपको कंफ्यूजन हो, जैसे मैं खतरनाक हूं और मुझे खतरा है। पहले तो आप ये जान गए होंगे कि इजेमार का प्रयोग आप हैं, हूं, हो में करते हैं, था, थे, थी में, होगा, होंगे, होगी, बनेगा, बनेंगे, बनेगी। यहां हैज हैव के पास है, को है, के पास था, को था, के पास होगा, को होगा। इन सारी चीजों से आप परिचित हो गए होंगे। लेकिन आप इन वाक्यों को देखिए, मैंने क्या बताया था, बिना क्रिया वाले वाक्यों में कभी कभी आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो उसमें आप क्या करिएगा, जब भी कंफ्यूजन हो आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में संबंध स्थापित करिएगा। दोनों में क्या रिलेशन है? यदि स्वयं का संबंध है, स्वयं का मतलब यदि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को मिला देने के बाद एक हो जाए तो वो हुआ स्वयं। और यदि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में के पास का संबंध हो, यानी ये दोनों नहीं मिल सकता है, जिससे दो का बोध हो। यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में यदि दो का बोध हो तो हैज हैव लगेगा, एक का बोध हो इज एम आर। जैसे मैं बेटा हूं, यानी मैं स्वयं बेटा हूं, आई एम ए सन। लेकिन अगर रहे मुझे बेटा है, अब ध्यान दीजिएगा, यानी मुझको बेटा है, यानी अब हम लोग दो व्यक्ति हो गए, मैं और मेरा बेटा। तो आई हैव ए सन, यानी मैं लड़का हूं, आई एम ए बॉय, मुझे लड़का है, आई हैव ए सन। अब यहां देखिएगा, मैं खतरनाक हूं, यह हो गया सब्जेक्ट, यह हो गया ऑब्जेक्ट, यह हो गया हेल्पिंग वर्ब। यहां यह हो गया सब्जेक्ट, यह हो गया ऑब्जेक्ट, यह हो गया हेल्पिंग वर्ब। अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में क्या रिलेशन है? मैं खतरनाक हूं, यानी मैं स्वयं खतरनाक हूं, तो आई एम डेंजरस। क्योंकि मैं स्वयं खतरनाक हूं, लेकिन मुझे खतरा है, मतलब मैं खतरा नहीं हूं, मेरे पास खतरा है, तो आई हैव डेंजर। आप लोगों को मैंने समझाया था, जैसे वह एक कुत्ता है, ही इज ए डॉग, और उसे कुत्ता है, ही हैज ए डॉग। तो मुझे लगता है कि कोई भी वाक्य रहे तो आप आराम से इज एम आर और हैज हैव को क्लियर समझ सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, तुम चिंतित क्यों हो? तुमको चिंता क्यों है? अब आप इन दोनों वाक्यों को देखिए, तुम चिंतित क्यों हो और तुमको चिंता क्यों है, ये दोनों क्वेश्चन सेंटेंस है।
और कोई भी क्वेश्चन सेंटेंस हो, IW हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला तो बिल्कुल IW का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, इंट्रोगेटिव वर्ड्स यानी प्रश्नवाचक शब्द। S मैंने सब्जेक्ट, HV मैंने हेल्पिंग वर्ब, O मीन्स ऑब्जेक्ट, ये सारा चीज आप समझ चुके हैं। तुम चिंतित क्यों हो? क्योंकि आपकी पूरी समझ का एक कॉम्पैक्ट में वीडियो बना दे रहा हूं, ताकि अगर आपको कोई डाउट है तो वो क्लियर हो जाए। क्योंकि इसके बाद अब हम वर्ब की ओर चलेंगे, बिना क्रिया वाले वाक्य लगभग समाप्त हो जाएगा आज। तो तुम चिंतित क्यों हो, यानी चिंतित आदमी स्वयं होता है, लेकिन चिंता आदमी के पास होता है। अगर इस डिफरेंस को केवल आप समझ गए तो इजेमार और हैजेब से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम आपको क्लियर हो जाएंगे। दूसरी बात, 11 के प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग कमेंट बॉक्स में कुछ कमेंट नहीं कर रहे हैं, कोई डाउट्स हो, कोई प्रॉब्लम हो, बेहिचक आप मुझसे सवाल करिए और मुझसे फ्रैंक रहिए। दूसरी बात, बहुत जल्द मैं आप लोगों को गूगल मीट पर आप लोगों से जुड़ रहा हूं और लाइव टू लाइव आपके समस्या को सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने गूगल मीट नामक ऐप अपने व्हाट्सएप पर लोड कर लिया होगा। चलिए, तुम चिंतित क्यों हो, तो इसमें IW के बाद हेल्पिंग वर्ब, तो यहां हो जाएगा R, सब्जेक्ट यू, वरीड। और तुमको चिंता क्यों है, क्योंकि यहां पास वाली बात है, तो व्हाई हैव यू वरी। वरी मैंने चिंता और वरीड मैंने चिंतित। तो देखिएगा, दोनों देखने में एक जैसा लगता है, लेकिन डिफरेंस है, यहां स्वयं का बोध है और यहां के पास का बोध है। तो मुझे लगता है ये चीज आप समझ गए होंगे। लेकिन मैं चाहूंगा पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। चलिए, अब एक गलती जो आप सारे विद्यार्थियों को मैं नोटिस कर रहा हूं, वो जरा ध्यान दीजिएगा यार। अब अगर इजेमार की बात करूं तो ईज हो गया सिंगुलर, ये हो गया प्लुरल, यहां ये है सिंगुलर, ये है प्लुरल। एम तो आई का बपोती है, उसी प्रकार ये सिंगुलर, ये प्लुरल, यहां इकलौता हेड है तो दोनों है सिंगुलर प्लुरल। सेल और विल में कोई सिंगुलर कोई प्लुरल नहीं है। सेल का प्रयोग आई और वी के साथ, याद रखिएगा, सेल का प्रयोग आई और वी के साथ, बाकी सबके साथ विल। लेकिन यहां आप लोग प्रॉब्लम हो रहा है, सेल बी और विल बी, या सेल हैव और विल हैव। गौर करेंगे प्यारे बच्चों, ये सेल बी जो आप देख रहे हो ना, ये दो वर्ड का है। याद रखिएगा, हेल्पिंग वर्ब कभी भी दो वर्ड का नहीं होगा। जैसे तुम नेता नहीं बनोगे, तो कुछ बच्चों ने बनाया है, सॉरी, यू विल बी नॉट अ लीडर। उन्होंने क्या किया कि विल बी के बाद नॉट लगा दिया, लेकिन ये रॉन्ग हो गया। एक चीज याद रखिएगा आप लोगों को, मैं पहले भी वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं कि चाहे सेल बी का प्रयोग करें या सेल हैव का प्रयोग करें, ये दोनों दो वर्ड है। इसलिए एफर्मेटिव वाक्य को छोड़कर बाकी सारे वाक्यों में ये दोनों अलग हो जाएगा। यानी तुम नेता नहीं बनोगे का बनेगा यू विल नॉट बी ए लीडर। क्लियर है? यानी बी यहां लग जाएगा। यानी सेल बी विल बी में बी आप हमेशा
ऑब्जेक्ट के पहले लगा दीजिए, और शैल हैव विल हैव में भी हैव का प्रयोग हमेशा ऑब्जेक्ट के पास लगाइए। जैसे राम के पास कार कब होगी, ध्यान दीजिएगा, कब यानी पहले IW व्हेन, फिर के पास होगी यानी विल हैव। तो यहां आप विल हैव एक साथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि सूत्र है IW फिर हेल्पिंग वर्ब विल फिर सब्जेक्ट यानी पहले राम और तब लगेगा हैव। अब किसी बच्चे को ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर राम के साथ तो हैज लगता है, हैव कैसे लग गया। तो आपको मैं बता चुका हूं कि फ्यूचर टेंस में शैल और विल के बाद कभी भी हैज नहीं लगेगा, हमेशा हैव लगेगा। इसलिए व्हेन विल राम हैव ए कार। तो कोई अगर गलती कर रहे हैं शैल बी विल बी या शैल हैव विल हैव के प्रयोग में, तो अब आप, मुझे लगता है बिल्कुल आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं देयर की ओर। देयर का भी प्रयोग बता दिए थे। देयर का बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो मैंने बना करके दिया था कि देयर का आखिर जन्म कहां से हुआ है। कोई काम करने के लिए 3 व्यक्ति की आवश्यकता होती है, 3 व्यक्ति के बिना कोई काम नहीं होता है, और अगर हम 2 ही व्यक्ति हैं तो उस काम को कैसे करेंगे। ये सारी बातें आप देयर वाली वीडियो में देख चुके हैं। लेकिन आप ये समझ लीजिए देयर बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसका बड़ा यूज होगा आगे चल करके राइटिंग और स्पोकन में। तो देयर के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। अगर कोई भी बिना क्रिया वाले वाक्य हो, अगर बिना क्रिया वाले वाक्य के शुरू वाले शब्द या शब्दों के बाद में लगा रहे तो उसमें देर लगता ही है। जैसे मेरे घर में बच्चे नहीं हैं, तो मैंने क्या बताया था, देर वाले वाक्य में हमेशा मैं के बाद वाला बनाइए, बच्चे नहीं हैं। तो आपको पता है कि देर लगेगा ऐसे वाक्यों में। देयर आर नॉट चिल्ड्रेन सॉरी घर, मेरे घर में, एट माई होम। क्लियर है? चलिए, तो आप लोग समझ रहे हैं मेरे घर में बच्चे नहीं हैं। देयर आर नॉट, सॉरी नॉट नहीं, नो चिल्ड्रेन एट माई होम। अब एक चीज जरा ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, एक बच्चों ने मुझे नो और नॉट में बताया था कि सर नो कहां लगाएंगे और नॉट कहां लगाएंगे। प्यारे बच्चों, अभी इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूं, क्योंकि नो एडजेक्टिव है और नॉट एडवर्ब है। तो एडजेक्टिव और एडवर्ब से आप अभी नहीं समझ पाएंगे उतना कठिन। आपको समझाने के लिए बड़ा इजी में चीज यूज कर रहा हूं। जनरली नो का प्रयोग हैज हैव वाले वाक्यों में और देयर वाले वाक्यों में होता है। तो नो और नॉट कहां लगाएंगे? एक ट्रिक याद रखिएगा, यदि नहीं के बाद कोई एक वर्ड आए, जैसे यहां चिल्ड्रेन एक वर्ड था तो नो लगेगा, और एक से अधिक वर्ड आए तो नॉट लगेगा। जैसे एक लड़का है, देयर इज, एक लड़का नहीं है, अगर नेगेटिव वर्ड रहे तो देयर इज नो बॉय, या देयर इज नॉट
ए बॉय। तो आपने क्या गौर किया, बॉय एक वर्ड का है तो नो लगा, यहां 2 वर्ड हो गया तो नॉट लग गया। यानी याद रखिएगा, यदि किसी नाउन के पहले ए, एन या कोई संख्यावाचक वर्ड मैनी, मच, ये लॉट ऑफ, सम, ये फ्यू, इटीसी लगा रहेगा तो नॉट दीजिएगा। अगर एक वर्ड रहे, जैसे मेरे पास कलम नहीं है तो आई हैव नो पेन, या आई हैव नॉट ए पेन। लेकिन मेरे पास 2 कलम नहीं है तो आई हैव नो 2 पेन्स कभी नहीं होगा, क्योंकि 2 कलम 2 वर्ड का हो गया तो आई हैव नॉट 2 पेन्स। चलिए, आप नो और नॉट का भी डिफरेंस समझ गए। यानी नो का प्रयोग एक वर्ड के पहले और एक से अधिक वर्ड के पहले नॉट लगता है। तो नो और नॉट भी आप समझ गए। मैं चाहूंगा इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि किसी विद्यार्थी को ने मुझसे पूछा था कि सर नो और नॉट कहां लगाएंगे। बाद में इसको हम डिटेल से आपको बताएंगे। तो चलिए, तो देयर का भी प्रयोग समझ गए कि किसी भी बिना क्रिया वाले वाक्य के शुरू वाले शब्द या शब्दों के बाद अगर मैं, उस वीडियो में आपने देखा होगा, मैं के अलावा कोई भी प्रीपोजिशन वाले वर्ड, जैसे तुम्हारे घर के पीछे एक तालाब था, तो पहले बनाएंगे हम एक तालाब था। तो क्या बनाइएगा, देयर वॉज अ पॉन्ड। तुम्हारे घर के पीछे, बिहाइंड योर हाउस, है ना। तो तुम्हारे घर के पीछे यानी कोई भी प्रीपोजिशन वाले वर्ड लग जाए उसमें आप देयर का प्रयोग करेंगे। तो देयर को भी आप 18 प्रकार से बना सकते हैं। एक लड़का है, देयर इज ए बॉय, देयर इज नॉट ए बॉय, इज देयर ए बॉय, इज देयर नॉट ए बॉय, वाई देयर ए बॉय, ये आप समझ चुके हैं। आपको प्रॉब्लम कहां हो रहा है, जरा इस पर ध्यान दीजिएगा। अब चलिए यहां थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ी सी परेशानी कुछ विद्यार्थियों में मैंने यहां देखा। कितना का अंग्रेजी हाउ मेनी और हाउ मच होता है। हाउ मेनी का प्रयोग करते हैं यदि कितना, कितने, कितनी के बाद गिननीय शब्द रहे, जैसे कितने लड़के, कितनी लड़कियां, हाउ मेनी बॉयज, हाउ मेनी गर्ल्स। लेकिन अगर कितना के बाद अगिननीय, यानी कितना दूध, कितना पानी, कितना चावल, तो हाउ मच मिल्क, हाउ मच राइस, हाउ मच वाटर। क्लियर है। एक बड़ी चीज याद रखिएगा जो आप लोग मिस्टेक कर रहे हैं कि हाउ मेनी और हाउ मच के बाद कोई नाउन जरूर आएगा। प्यारे बच्चों, आप देखोगे हाउ मेनी और हाउ मच से मैंने आपको 2 फॉर्मूला दिया, दोनों अलग अलग फॉर्मूला है। यहां तक सेम है, यहां हेल्पिंग वर्ब इज आर हो गया, सॉरी यहां सब्जेक्ट के जगह देयर लिख लीजिए, प्लस यहां इज आर के बाद देयर और यहां हैज हैव के बाद सब्जेक्ट। दोनों को समझिएगा। तुम्हारे घर में, ये में जहां आ गया, समझ गए कि देयर लगाना है। कितने बच्चे हैं, हम इस सूत्र से बनाएंगे इसको। अब देखिएगा, कितना, कितने, कितनी के साथ जो वर्ड लगा रहे, हाउ मेनी, हाउ मच के बाद वो वर्ड जरूर आएगा, उसके बाद ही हेल्पिंग वर्ब आएगा। यानी कितने बच्चे का अंग्रेजी हाउ
क्योंकि बच्चा हम लोग गिन सकते हैं, हाउ मेनी चिल्ड्रेन, यहां तक आ गए, नाउन तक आ गए। क्योंकि नाउन दो प्रकार का होता है, गिननीय और अगिननीय। तो गिननीय रहेगा तो हाउ मेनी, अगिननीय रहेगा तो हाउ मच। अब बच्चे हैं तो हेल्पिंग वर्ब आर देयर, हाउ मेनी चिल्ड्रेन आर देयर तुम्हारे घर में, एट योर होम। लेकिन अगर रहे तुमको कितने बच्चे हैं, इसका मतलब तुम्हारे पास कितने बच्चे हैं। तो यहां भी कितने बच्चे का होगा पहले, हाउ मेनी चिल्ड्रेन, लेकिन यहां हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, हैज या हैव। तो हैज हैव सब्जेक्ट के अनुसार होगा, तो सब्जेक्ट यहां तुमको है तो हो जाएगा हाउ मेनी चिल्ड्रेन हैव यू। तो ये दोनों डिफरेंस को भी आप देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इज एम आर, हैज हैव और देयर से रिलेटेड एक मिक्सअप आपको प्रैक्टिस सेट भेज देंगे व्हाट्सएप पर, इसको आप बना लीजिएगा। अब मैं नेक्स्ट डे से आप लोगों को वर्ब वाले सेंटेंस पर ले चलूंगा। थैंक यू।